वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गोस्वामी और आज चर्चाएं खास के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे यूपी की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। एक तरफ कहा जाता है कि मानव संसाधन कीमती पूंजी है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि बढ़ती आबादी संसाधनों पर बोझ बनकर रह जाती है। ऐसे में किसी हद तक आबादी का संतुलन जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में कहा जा रहा है कि ये लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने और कल्याण के लिए है। ऐसी और भी बहुत सारी बातें चल रही है, लेकिन वास्तव में जो जनसंख्या का विस्फोट है उसे लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, उसे लेकर लगातार बात हो रही है कि आखिर कब तक। तो ये ऐसे सवाल हैं, इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुटेंगे। उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। यूपी में योगी सरकार एक महत्वपूर्ण कानून को सामने लाने जा रही है। विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण पर कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। ये कानून अमल में आने पर समाज में बहुत बड़ा बदलाव होगा। जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को सरकारी सुविधाओं और सब्सिडी से वंचित किया जा सकता है। आदित्यनाथ मित्तल आयोग इस दिशा में अन्य राज्यों के कानूनों का अध्ययन कर रहा है। माना जा रहा है कि सितंबर से पहले राज्य सरकार को ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। यहाँ इस पहलू को स्पष्ट समझना होगा कि जिस तरह का कानून को सामने लाने की कोशिश है वो परिवार नियोजन से अलग है, साथ ही किसी धर्म विशेष या मानवाधिकार के खिलाफ नहीं। यानी इस कानून से बस कोशिश यही है कि लोग जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रेरित हो और तमाम सुविधाओं का लाभ उठाएं। लेकिन जो इसका पालन नहीं करना चाहते वो कई सरकारी सुविधाओं से वंचित रहेंगे। 2 बच्चे ही अच्छे वाली धारणा व्यक्ति और समाज के आर्थिक सामाजिक पहलुओं से जुड़ी है। बेशक कहा जाता हो कि हर हाथ कुशल हो और रोजगार मिले तो भारत दुनिया की एक शक्ति बन सकता है। इस सोच का आधार वो मानवीय पूंजी है जिसके आधार पर भारत विश्व बाजार में छाने की सोच रखता है। लेकिन भारत या उसके एक बड़े राज्य यूपी में विशाल आबादी में कुशल व्यक्ति के पास भी अवसर सीमित रह जाते हैं। इसीलिए लोगों को हर स्तर पर बेहतर सुविधाएं मिले और देश के संसाधनों पर उनकी हिस्सेदारी हो, इसके लिए यूपी में कानून लाने का प्रयास हो रहा है। योगी सरकार की जो कार्यशैली रही है उसे देखते हुए यही लगता है कि जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाया जाएगा। समाज जिस तरह से शिक्षित हुआ है और कुछ बंदी बंधाई धारणाओं से बाहर निकल रहा है, उससे उम्मीद यही है कि इसका पुरजोर स्वागत होगा। यूपी जैसे राज्य में समृद्धि के बहुत से आधार हैं। कृषि, पर्यटन, उद्यम, संस्कृति के लिहाज से यह अनूठा प्रदेश है। यहाँ बनारस, चंदौली, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर जैसे शहर अपनी अपनी तरह से विख्यात हैं। दूर दूर तक फैले उपजाऊ भूमि वाले गांव हैं। लेकिन ये प्रदेश उस स्तर पर विकसित नहीं हो पाया। बढ़ती आबादी इसका एक बड़ा कारण रही है। बढ़ती आबादी के चलते राज्य भरपूर उन्नति नहीं कर पाया। इसीलिए योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर नीरज करण सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार है। हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। हमारे साथ सूर्यकांत केलकर जी हैं, जनसंख्या विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ संजय चौधरी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं। हमारे साथ जल्दी मतीन खान साहब भी जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले सूर्यकांत केलकर जी आपके पास आना चाहूँगा। वर्तमान में जिस चीज़ को लेकर बात हो रही है, और हम तो ये कह रहे हैं वर्तमान में क्या, शुरू से ही लगातार परिवार नियोजन की बात होती आई है, लेकिन उसके बाद भी जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ी है, इस कोरोना ने दिखा दिया कि बढ़ती हुई जनसंख्या कितनी घातक है। कैसे आप देखते हैं सूर्यकांत जी? सूर्यकांत जी, मुझे लगता है सूर्यकांत जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर नीरज करण सिंह भी हैं। डॉक्टर नीरज, अगर आप देखें लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या इसे लेकर हर जगह बात होती है। एक तरफ तो हम तुलना करते हैं अमेरिका और स्विट्जरलैंड की, और दूसरी तरफ जब जनसंख्या की बात होती है तो फिर उससे मुंह बनाते हैं, उससे अलग हट जाते हैं, उस पर कोई बात नहीं करता। चाहता हर कोई है कि हम अमेरिका की तरह दिखें। तो एक बहुत बड़ी जो विसंगति है, हम ये कहेंगे, इसे लेकर आज बात होनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको कि जनसंख्या जो कानून है वो कितना जरूरी है?
तरह से जीवन में विकास के लिए आगे बढ़ना और आगे चलना आवश्यक है, उसी तरीके से जो सबसे बड़ी समस्या इस वक्त समाज राष्ट्र के सम्मुख है वो है बढ़ती जनसंख्या। एक ऐसा समस्या है जिससे निजात पाने के लिए सरकारों को सोचना पड़ेगा, और जब देश आजाद हुआ और आजादी के बाद में सरकारों ने इस पर निर्णय नहीं लिया, और उसकी स्थिति आज हम देख रहे हैं कि आज घर के अंदर भी हम अपने मुंह पर एक मास्क लगाकर बैठे हैं। इसके कहीं भी कारण को आइडेंटिफाई करेंगे आप तो कहीं ना कहीं वो प्रकृति के खिलाफ जो कार्य किए गए हैं, संख्या को बढ़ाया है, जनसंख्या को बढ़ाया है, और जनसंख्या के कारण जितनी भी जो अमूलभूत सुविधाएं जो आम जन को मिलनी चाहिए थी, विकास में जो अवरुद्ध हुआ है कारण, उसका सबसे बड़ा कारण ये जनसंख्या विस्फोट रहा है। स्थिर जनसंख्या, जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। स्थिर जनसंख्या एक बहुत बड़ा कारक इसके सामने अवरुद्ध बनेगा। जनसांख्यिक विभाजन जो है वो एक बड़ा कारण बनेगा। सतत शहरी विकास एक बड़ा कारण है। चुनौतियां हैं, असमान आय वितरण एक बहुत बड़ा चुनौती है। जिस वक्त में आपने और हमने बड़े अच्छे से देखा है कि जब कोरोना काल में लोग पलायन कर रहे थे अपने कर्मस्थल से अपने गृह स्थल की तरफ को, वो और कुछ कारण नहीं है, आजीविकाओं की इतनी अपूर्व कमी है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। आने वाले समय में ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में हम चीन के बाद में दूसरे बड़े राष्ट्र हो जाएंगे जो जनसंख्या में सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग में जनसंख्या प्रकोष्ठ जो है ने वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2017 रिवीजन रिपोर्ट जारी की है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें अनुमान लगाया है कि भारत की आबादी लगभग 7 वर्षों में चीन से अधिक हो जाएगी। ठीक, और फिर क्या होगा? भारत को इस समस्या से सबसे भीषण रूप का सामना करना है। चीन अभी आबादी में हमसे आगे है और अगर क्षेत्रफल में भी काफी बड़ा है। फिलहाल भारत की जनसंख्या जो है वो कितने अरब पहुंच चुकी है, बस चीन हम उसको छूने में बस कुछ ही दूरी पर। दोनों देशों के क्षेत्रफल में जो कोई बदलाव नहीं हो सकते जनसंख्या मामले में, भारत 7 वर्षों बाद चीन को पछाड़ देगा। और आने वाला वक्त ऐसा होगा कि जब जन सुविधाओं की कमी होगी, जब बेरोजगार युवा हमारे सामने होगा, प्राकृतिक असंतुलन होगा, जनसंख्या विस्फोट के कारण पूरा पोल्यूटेड जहान हमको मिलेगा, गांव तक। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें डॉक्टर नीरज आपने बहुत सारी बातें बताई हैं। हम सूर्यकांत केलकर जी भी हमारे साथ हैं, जनसंख्या विशेषज्ञ हैं, लगातार इस पर काम कर रहे हैं। सूर्यकांत जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस बढ़ती जनसंख्या को लेकर कि वर्तमान में जब सुविधाओं की बात होती है तो सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, शिक्षा की बात होती है सवाल रहते हैं, चिकित्सा की बात होती है तो सवाल रहते हैं, हर चीज पर सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जनसंख्या पर बात ना हो बस इसके लिए फिर सब खुश हैं, फिर वो वोट बैंक में तब्दील हो जाता है। जी सूर्यकांत जी। आपने बहुत ही सही बात कही और इसे विस्तार से बोलने की आवश्यकता है। जी, आपने जैसे आरंभ में कहा कि जनसंख्या वृद्धि नहीं, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि जल की कमी हो रही है, जंगल कम हो रहे हैं, यहाँ संसाधन कम हो रहे हैं, गरीबी बढ़ रही है, गंदगी बढ़ रही है, इन सब में रोजगार कम हो रहे हैं। इन सब का मूल कारण जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या विस्फोट है। आपने जैसे कहा कि चाइना के बराबर हम हो जाएंगे, चाइना से ज्यादा हो जाएंगे हम, और इन सब के बारे में आपने आखिरी में जो कहा वोट बैंक पॉलिटिक्स, वह एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है भाई। यहाँ विचार ही ये होता है, कोई भी कानून लगाने के पहले ये कानून हम लागू करेंगे तो जाति के आधार पर करेंगे, धर्म यानी संप्रदाय या फिरके, इसके आधार पर विचार होता है। कुछ खास करके मुस्लिम समुदाय को सब प्रकार की छूट दी है जनसंख्या बढ़ाने की, कोई उसके ऊपर रोक नहीं है। और ये बोलने में भी लोगों को शर्म आती है, घबराते हैं
देश में मुस्लिम जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ी है, 2011 के आंकड़े देख लो, 2001 के आंकड़े देख लो जनसंख्या के। सामान्य जनसंख्या 16% बढ़ी देश भर में, मुस्लिम जनसंख्या 24% बढ़ी। और जहां जहां मुस्लिम इलाके हैं वहां जनसंख्या बढ़ने का प्रतिशत 30% तक है। सूर्यकांत जी, ये तो जनसंख्या की जो स्थिति है वो तो सभी जगह बढ़ती दिख रही है। और किसी भी, हम यही कहते हैं कि धर्म जाति विशेष को अगर टारगेट कर कर बात ना हो, सीधी सीधी बात हो, तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जनसंख्या की जो स्थिति है वो हर जगह ऐसी है। बिल्कुल आपका कहना अंतर है, अंतर। आप हरियाणा की सारी जनसंख्या को देख लो, जगह जगह हरियाणा की औसत जनसंख्या कितनी बढ़ी 2001 से 2011 के बीच, और मेवाड़ क्षेत्र में कितनी बढ़ी। आप आश्चर्यजनक अंतर पाओगे। आप केरल की जनसंख्या देख लो कितनी बढ़ी 2001 से 2011 के बीच, और मल्लपुरम जिले में कितनी बढ़ी देख लो। आपको हैरत होगी कि कैसे बढ़ रही है जनसंख्या। ये जो धर्म के नाम पर न बोलने की हमने बात कही है, इससे ही ये संकट और अधिक पेचीदा और गंभीर बनता जा रहा है। हमारा ये कहना है भारत रक्षा मंच का कि जनसंख्या नियंत्रण कानून तो बने ही सबके लिए और आवश्यक बने और कठोरतापूर्वक लागू हो, धर्म जाति का विचार न करते हुए। बारंबार काम करते समय, कानून को लागू करते समय बारंबार विचार ये चालू होता है। आप कहते हो कि भाई ये किसी धर्म वगैरह की बात मत करो, किंतु बारंबार हर कानून में धर्म के नाम पर रोड़े अटकाए जाते हैं। कहा जाता है आतंकवादी के धर्म की बात मत करो। आतंकवादी अक्सर अब मुसलमान ही दिखाई दे रहा है लोगों को, तो न करो कहने से कैसे होगा भाई। और इसलिए इसमें भी यही है, ये बिल्कुल सूर्यकांत जी, दिक्कत क्या है कि बहुत सारी चीजों में कहते हैं ना कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है। ये सही है, अपराधी हर धर्म में है। अगर हम ये कहें कि किसी धर्म में अपराधी नहीं है तो वो भी गलत है। सब जगह ऐसी स्थितियां हैं। और कहीं ना कहीं जनसंख्या को लेकर ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से जागरूकता परिवार नियोजन को लेकर उस वक्त होनी चाहिए थी, शायद सूर्यकांत जी वो नहीं हो पाई है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिश भाई भी हैं। कपिश जी, बहुत सारी चीजें हैं, लगातार बहुत सारे मुद्दे। सूर्यकांत जी आपके पास भी आऊंगा, जरा कपिश जी को सुन लेते हैं, क्योंकि बात है दलों की। और अगर सर्वदलीय सहयोग नहीं मिलेगा तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आने में भी बहुत, हम कहेंगे, विरोध की स्थितियां रहेंगी। तो ऐसे में जो सर्वदलीय बात है वो भी होनी चाहिए, दूसरे दलों की राय भी इस पर ली जानी चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसमें हर कोई सहमत है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर बात होनी चाहिए। कपिश जी, अगर हम बात करें वर्तमान में जनसंख्या को लेकर, तो जनसंख्या की स्थिति आपके भी सामने है। और खासकर जब भी कोई इस तरीके की महामारी आई, ये तो पहली बार हमारे और आपके समय में तो पहली बार इस तरीके की कोई महामारी देखने में आई है, लेकिन इसने बता दिया कि आप जितनी चाहे सुविधाएं ले आइए, जितने अस्पताल बना लीजिए, लेकिन अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं है तो वो सब कुछ बेकार है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो जितने भी दल हैं, वास्तव में उन्हें आगे बढ़कर इस पर अब प्रयास करने चाहिए? कपिश भाई। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून और जनसंख्या का जो विस्फोट रहा है, और आवाज बैक हो रही है। जी कपिश जी बोलिए, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है। मैं संजय जी ये कह रहा, जी बैक हो रही थी। हाँ, बैक हो रही थी। मैं ये कह रहा था संजय जी कि देखिए, जनसंख्या विस्फोट आज की कोई समस्या नहीं है कि 2021 के अंदर उत्पन्न हो गई। जब हमारा देश आजाद हुई तो काफी इको हो रही है। जब हमारा देश आजाद हो गया, जब हमारा देश, आवाज मिल रही है? जी आवाज आ रही है आपकी, आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है जी। हेलो, आवाज आ रही है आपकी, कपिश जी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए।
आवाज आ रही है क्या? मुझे लगता है कपीश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ संजय चौधरी जी भी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। संजय जी, अगर आप देखें लगातार बढ़ती जनसंख्या को लेकर सभी और बात हो रही है, ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण कानून उत्तर प्रदेश में लागू करने की बात हो रही है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर केंद्र स्तर पर भी इस तरीके की कोई पहल हो तो सर्वदलीय लोगों को आगे आना चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए। विरोध की जगह अगर सार्थक प्रयास हो और सब लोग साथ मिलकर रहे हैं संजय जी, तो क्या बुराई है? नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है और कहीं बुराई नहीं है। मेरा थोड़ा सा आग्रह है कि इस विषय पर थोड़ा गंभीरता से चिंतन हो। जी। मध्य प्रदेश और उड़ीसा ने जब इस पर कानून बनाया तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया वो इस प्रकार का था कि राज्यों को इस बारे की स्वतंत्रता है कि वे जनसंख्या को लेकर अपना कानून बना सकते हैं। क्योंकि ये स्वतंत्रता राज्यों को है कि वे अपना कानून बना सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि इस देश में लगभग 11-12 राज्य ऐसे हैं जहां जनसंख्या नियंत्रण के कानून इस समय हैं। जी। तो उत्तर प्रदेश इस बारे में एक नई पहल नहीं कर रहा है। राज्य का विधि आयोग इसके पहले 2002 में भी एक प्रतिवेदन दे चुका है जो जनसंख्या नियंत्रण कानून को बनाने के लिए आधार पैदा करता है। जी। उसी को आगे बढ़ाते हुए और राज्यों की भावनाओं के अनुरूप राज्य का विधि आयोग फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के कानून को बनाने की पहल कर रहा है। राज्य करते रहे हैं, राज्य बनाते रहे हैं और मुझे लगता है कि किसी को भी अगर सुझाव देने की आवश्यकता है तो राज्य के विधि आयोग के पास आए, उसकी स्वागत है, उसको स्वतंत्रता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी की सरकार सकारात्मक आधार पर जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास को करने के लिए आगे आई है। अभी हम एक पूरा पखवाड़ा बना रहे हैं जिसमें 2 बच्चे 2 ही अच्छे, ऐसा पूरा अभियान शुरू हो रहा है और इसको हम आगे ले जाएंगे। 11 जुलाई जैसा हम जानते हैं विश्व जनसंख्या की दिवस है। पूरा विश्व जनसंख्या की समस्या को लेकर चिंतित है और चिंता के साथ पूरा देश खड़ा है। देश ही नहीं, दुनिया भी खड़ी है। इस काल में हमने देखा कि प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन है वो धीमे धीमे और ज्यादा सीमित हो जाएगा। जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो पूरे दुनिया की आबादी के हिसाब से जो लगभग 6 अरब की हो चुकी है, हम 1 अरब 35 करोड़, हम 1/6 हैं। हमें ज्यादा प्रयास करने होंगे। तो ज्यादा प्रयास, बेहतरी के प्रयास सारे लोगों के साथ और सारे मत, सारे मजहब, सारे मतावलंबी जो इस देश के नागरिक हैं वो इस कानून के साथ आए और देश में बढ़िया सा कानून बने जो सबके लिए लागू हो। देशभक्ति इस समय यही कहती है, देश के प्रति हमारा आचरण और विश्वास यही करता है। देश की मांग है, दुनिया की मांग है कि जनसंख्या के नियंत्रण का कानून आए और वो सब पर लागू हो। देश में सभी को साधन मिले, संसाधन मिले, अवसर मिले और उन अवसर का लाभ देश को मिले। इसलिए मैं समझता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण के कानून को लाए जाने की आवश्यकता है और उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार उस दिशा में बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। बिल्कुल। कपीश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपीश श्रीवास्तव जी, बोलिए, क्या कह रहे थे आप? जी। बोलिए कपीश भाई। कपीश जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? कपीश जी, आवाज आ रही है आपको? पैच नहीं हो रहे हैं। कपीश जी, मेरी आवाज आपको आ रही है?
जी जी संजय जी, अब आई। जी बोलिए कपीश जी। देखिए, मैं ये कह रहा था कि जनसंख्या नियंत्रण ये आज की समस्या नहीं है। ये समस्या है भारत के आजादी के बाद से ही। जी क्योंकि हमारी जो आबादी थी, आप याद कीजिए कि जब 1947 में देश आजाद हुआ और हम स्वयं अपनी सरकार चलाने लगे, एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हो गया, उस समय भी आपको याद होगा कि हम गेहूं और चावल खरीद के खाते थे, और गेहूं वो आता था लखनऊ से, लंबा वाला, और अमेरिका से। तो आप ये समझिए कि अमेरिका का गेहूं हम लोग खरीदा करते थे और क्या उत्पादन होता था। और उस समय भी हमारी आबादी कम नहीं थी, अधिक थी। और उस समय से ही ये बात होती थी कि आबादी पे नियंत्रण होना चाहिए, इस पर कानून होना चाहिए। 70-72 साल से ऊपर से ये बातें चल रही हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि इस पर सिर्फ बात ही हुई, जबकि संविधान के अंदर जो है, जबकि संविधान के अंदर इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व के तहत जनसंख्या नियंत्रण कानून पूरे देश के लिए एक जैसे लाने की बात हुई। और ये समवर्ती सूची का विषय। हम तो एक बात कहते हैं कि अगर वाकई जनसंख्या नियंत्रण पे सभी दल एक साथ आना चाहते हैं, ये बड़ी समस्या है, अगर ये एक बड़ी समस्या है तो निश्चित रूप से इस बात को सोचना चाहिए कि इस पे सारे दलों को बैठ करके एक सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए, और एक सर्वदलीय बैठक करने के बाद जो ड्राफ्ट हो वो उन बिंदुओं के अनुसार तैयार हो और जिस पे सारे दल एक साथ खड़े हों। क्योंकि अगर जनसंख्या विस्फोट वाकई ऐसे ही चलता रहा तो हमारे सीमित साधन हैं, उनका विस्तार एक हद तक ही किया जा सकता है, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण, संजय जी, ये दो चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी स्वयं कह रही है कि हम परिवार नियोजन पे बल नहीं देंगे, हम जनसंख्या नियंत्रण पे बल देंगे। तो मैं तो ये बात सीधी कह रहा हूं कि देखिए, जब तक शिक्षा हमारी 100%, 90% तक नहीं जाती है, लोगों के अंदर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स नहीं चलाए जाते हैं, लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा, तब तक हम जनसंख्या नियंत्रण नीति को अच्छी तरीके से लागू नहीं कर सकते। दूसरी चीज, जहां तक प्रलोभन देने वाली बात है, आप खुद देख लें, जो गरीब तबका है, मैं इसको धर्म में बांट करके बिल्कुल नहीं कहूंगा, जो गरीब तबका है वो किसी भी गरीब तबके में लोगों की ये सोच है कि जितने हाथ होते हैं उतने हाथ काम होता, उतने ही लोगों का उतने ही जो है वो संसाधन इकट्ठा करते हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि वो अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते बच्चों को, उस शिक्षा के योग्य वो नौकरियां नहीं मिल सकती हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। देखिए, अमर्त्य सेन जी जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा कि देखिए, भारत की जनसंख्या भारत के लिए उतनी ज्यादा दिक्कत तलब नहीं है जितनी कि हमारी नीतियां हैं। क्योंकि हमारी जो अमीर और गरीब की खाई है, ये जब तक नहीं पटेगी, जनसंख्या नियंत्रण नीति पूरी तरीके से लागू ही नहीं हो सकती है। नहीं, बिल्कुल। इस देश की संपदा, कपीश जी, क्योंकि जिस जनसंख्या की बात होती थी, आप देखेंगे कि चाइना में भी लागू किया गया, तो कठोर कानून अगर लागू होता है तो वास्तव में विरोध तो होगा शुरू में, लेकिन उसके फल भी अच्छे मिलेंगे। तो वो जो कठोरता है, अगर वो अपनाई जाएगी तो उसमें विपक्ष को दिक्कत कहाँ है? ये कहा जा रहा है कि आप अपने सुझाव दीजिए, आप अपना एक ड्राफ्ट है वो खाका दीजिए कि अगर ऐसा होता है तो इन चीजों पर बात होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ये कहते रहे कि 72 साल से कोई चीज नहीं हुई कपीश भाई, तो ये भी गलत है कि 72 साल से अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या 2021 में ना हो? ये भी कहीं लिखा है कि भाई अब 72 नहीं हुआ तो 73 में भी कुछ नहीं होगा, फिर 74 में भी कुछ नहीं होगा। कभी तो कोई शुरुआत करेगा ना किसी ने तो इसकी एक पहल करनी होगी। देखिए संजय भाई, बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बात का सहमत हूं। इस पे पहल होनी चाहिए, लेकिन चीज ये है कि सरकार जो ड्राफ्ट लेकर के आना चाहती है वो पहले ड्राफ्ट तो आवे। चीज ये है कि सरकार का भी तो देख लेना कि वो कितना कड़ा कानून ये बनाना चाहते हैं। भाई, वो कड़ा कानून का स्वरूप क्या होगा, ये तो अब इनकी सरकार है तो यही बताएंगे। और हम एक चीज कहना चाहते हैं
कि प्रदेश की सरकारें क्यों जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाएंगी। केंद्रीय सरकार बनावे, केंद्रीय डिस्कशन हो, ड्राफ्ट लेकर के आइए, बीच में रखिए, सर्वदलीय बैठक कीजिए और उसके बाद सारे दलों की रजामंदी लेते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से एक देश को जनसंख्या नियंत्रण का अच्छा कानून मिलेगा। लेकिन इसका पॉलिटिकल यूज नहीं होना चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल टूल की वजह से सिर्फ इस नियंत्रण कानून पर चर्चा चाहते हैं या आप केवल 1, 2 या 9 प्रदेशों में बनाना चाहते हैं तो ये भारत की समस्या है, किसी एक प्रदेश की समस्या नहीं है। इसलिए हमें यह कहना है कि देखिए, राज्य सरकारों को इसे राजनीतिक टूल्स की तरह इस्तेमाल ना करें, बल्कि अगर इस पर गंभीर हो तो एक केंद्रीय कानून लाने की तैयारी करें, सर्वदलीय बैठक कर लें। अगर आपके पास ड्राफ्ट हो, विधि आयोग से आप ड्राफ्ट ले लें, अपनी नीतियों को आप उन्हें बता लें और एक सरल ड्राफ्ट सर्वदलीय मीटिंग में रखें और उसके बाद व्यूज आने दें कि ये देखें कि हर दल, राजनीतिक दल के उस पर क्या व्यू है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि इस पर रेफरेंडम करा लीजिए पूरे देश के अंदर, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश में ये भी संभव है। ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जिन तक संचार का माध्यम होगा वही कर पाएंगे, लेकिन अच्छी होगी। जैसे जस्टिस वर्मा आयोग बैठा था तो दामिनी केस के अंदर तमाम सुझाव देश से मांगे गए थे, वैसे इस पर भी मांगे जा सकते हैं। तमाम विद्वान हैं हमारे बीच में, कोई जरूरी नहीं है कि हम ही आप विद्वान हैं। तमाम विशेषज्ञ हैं जिनको हम नहीं जानते हैं और वो जनसंख्या नीति पर एक एनजीओ के थ्रू अच्छा काम करते हैं, उनके भी विचार आ सकते हैं और हम उस पर भी सुझाव ले सकते हैं। तो मेरा यह कहना है कि इसको पॉलिटिकल टूल ना बना करके वास्तव में देश के विकास के लिए, समृद्धि के लिए जो नेचुरल टूल्स हो सकता है उसको बनाइए और उसमें सारे दलों की राय लेते हुए एक ड्राफ्ट केंद्र की सरकार ले आए, पूरे देश पे एक जैसा कानून लागू हो, कोई एतराज नहीं। ये देखा भी तो जाए कि वो कितने कड़े कानून लाना चाहते हैं या कितने लिबरल कानून लाना चाहते हैं, या वो भी शिक्षा और जन जागरूकता की बात ज्यादा करते हैं, या किस तरीके से सकारात्मक कोई रोक लगाते हैं या नकारात्मक रोक लगाते हैं। ये तो दोनों तरीके से विधियां बनती हैं और दोनों तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट्स होती हैं। तो आवे कुछ तो फिर सामने बात आए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूं कि अगर प्रबंधन किसी देश का, जैसे आपने देखा 1947 में भी हमारा क्षेत्रफल उतना ही था, लेकिन आज हमारी आबादी 35 करोड़ से बढ़कर के 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या से ऊपर हो चुकी है। और उसके बाद भी हम इतना ज्यादा गेहूं और चावल और अन्य जो उपजा रहे हैं कि विदेश भेजना पड़ता है। हमारी निर्यात पहले से बढ़ी है, हमारी आयात पहले से घटी है। हम विश्व के 5वें ऐसे महाशक्ति देश हैं जिसमें इंडिया का एक मकाम हासिल है। तो इसी जनसंख्या के कारण हुआ है। कहीं ना कहीं आज हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे देश के अंदर अगर सभी इंटरेस्ट करते हैं वाणिज्य के लिए, व्यापार के लिए, तो इसलिए करते हैं कि यहाँ एक बड़ा मार्केट है। हम 1 अरब 35 करोड़ की जनता है, हम उन पर दबाव बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। आपके लोग ज्यादातर मैन पावर सप्लाई देश ने किया है, भारत ने किया है, और दूसरे देशों को भी समृद्ध किया है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे देशों को हम हिंदुस्तानियों ने एनर्जी दी है और उनको चलाया है, उनके विज्ञान और टेक्नोलॉजी को आगे ले गए। तो ये चीज नहीं कही जा सकती है, क्योंकि अमर्त्य सेन भी इसी बात को मान करते हैं कि अगर प्रबंधन उचित हो तो जनसंख्या नीति दूसरे तरह की भी बनाई जा सकती है और उस पर रोक और लगाम व्यक्ति को जागरूक करके, शिक्षित करके, अशिक्षा को दूर करके, धर्मांधता को मिटा करके निश्चित रूप से की जा सकती है। और ये समाजवादी पार्टी का भी मानना है। ये एक गंभीर समस्या है, सिर्फ इसलिए नहीं, मैनेजमेंट के भी दृष्टि से, क्योंकि 3% लोग इस देश के 90% संपदा पे कायम हैं और बाकी 97% लोग केवल 10% जो है वो संपदा पे है। तो आप देखिए, इतनी बड़ी अमीर और गरीब की खाई है। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, समाजवादी नीतियां नहीं लागू हो सकती। बहुत सारी चीज़ें कपीश जी ने बताई, बहुत सारी चीज़ें केलकर जी ने बताई, संजय जी ने भी बातें की उस पर। ऐसे सवाल हैं कि प्रबंधन भी अगर सही हो, ये एक प्रबंधन शब्द बहुत ही खतरनाक है वैसे तो, क्योंकि हर जगह डॉक्टर नीरज यूज होता है, प्रबंधन की बात होती है तो वो मैनेजर आ जाता है, फिर बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो ये तो हमेशा गूंजता रहता है। लेकिन यहाँ अगर देखें, यहाँ एक सवाल ये हो रहा है कि अगर राज्य में अलग अलग जगह कानून बनेंगे तो सपोज करो, एक सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि योगी जी ने बहुत ही कड़ा कानून बना दिया,
तो केरल में उन्होंने उसे हल्का कानून बना दिया। ऐसे ही अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र ने और हल्का कानून कर दिया, कहा हमने भी अपना कानून बना दिया, उसके अंदर कुछ रखा ही नहीं। तो उस स्थिति में क्या होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी, क्योंकि यहां रहेगा कि यहां कठोर कानून है। या मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जहां चाह रही है, उनकी स्टेट है, उन्होंने कर लिया, कोई और भी ऐसे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ स्थितियां ऐसी आएंगी कि कुछ जगह वो कानून जो है कठोर रहेगा और कुछ जगह वो अपनी मर्जी से जो भी चाहेंगे वैसा कर देंगे। उससे क्या होगा कि जो जनसंख्या नियंत्रण पर असली जो बात है वो नहीं हो पाएगी। क्या आपको लगता है ये एक इसमें बहुत बड़ी समस्या है? इसे लेकर आप क्या कहेंगे? संजय भाई, इतना अहम सवाल है ये बात वही कह रहे हैं आप जो जनसंख्या विस्फोट का एलिमेंट है, करैक्टर क्या है उसको करैक्टर को अगर आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि भारत जैसे सार्वभौमिक देश के अंदर ये जनसंख्या जो विस्फोट हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, सबसे प्रमुख जो प्रभाव डाल रही है वो क्षेत्रीय असंतुलन पैदा कर रही है। और ये क्षेत्रीय असंतुलन सामान्य नहीं है। आप अगर साउथ उत्तर भारत की बात करेंगे तो आप वहां पाएंगे कि वहां पर जन्म दर जो है वो 2.1 है। लेकिन आप उत्तर भारत के प्रदेशों की बात करेंगे, आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, आप बिहार की बात करेंगे, आप उड़ीसा, उत्तरांचल, उत्तराखंड की बात करेंगे आप, तो यहां आप पाएंगे कि यहां पर दुगनी क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो जाएगा। और ये असंतुलन अगर हमने कानून के कारण भी अगर पैदा कर दिया कि यहां उत्तर प्रदेश के अंदर कानून कड़ा हो गया और तमिलनाडु में ये कानून जो है लचर हो गया, या महाराष्ट्र के अंदर लचर हो गया, या मध्य प्रदेश के अंदर लचर हो गया, ऐसी स्थिति और घातक होगी। क्योंकि जनसंख्या का बढ़ना जो है सबसे ज्यादा अगर प्रभाव डाल रहा है तो वो क्षेत्रीय असंतुलन पैदा कर रहा है। और ये क्षेत्रीय असंतुलन अगर कानून के लेवल पर भी इंप्लीमेंट हो गया तो और घातक परिणाम देश को देखने पड़ सकते हैं, जो क्षेत्रीय असंतुलन, प्राकृतिक असंतुलन, संसाधनों का असंतुलन पैदा कर देगा। एक अर्थशास्त्री हैं, वो बड़े प्रखर तौर पर अपनी बात को कहते हैं। अभी मैंने कुछ दिनों पहले उनकी एक रिपोर्ट पढ़ी थी, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नाम से उनकी पूरी रिपोर्ट है। वो कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि जो है किसी भी देश के अंदर वो किस तरह से बढ़ती है। उनकी जनसंख्या दुगनी रफ्तार के साथ में बढ़ती है। अगर आज 1 जनसंख्या है तो कल वो 2 हो जाएगी, फिर 4 होगी, फिर 8 होगी, फिर 16 होगी, फिर 32 होगी। इतने दुगने अंदाज में वो बढ़ती है। लेकिन संसाधनों की कमी देखिए आप कैसे बढ़ती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके बढ़ती है। वो एक क्रम में बढ़ती है, वो दुगनी नहीं होती है। अगर संसाधनों की कमी हो जाएगी तो जनसंख्या की जो बढ़ने की स्थिति है वो इतनी घातक हो जाएगी। और अगर हमने एक सही प्रखर तौर पर एक सही कानून और एक जागरूक नहीं किया, हम किसी सरकार को दोषी ना ठहराएं। हम सरकार जनसंख्या नहीं बढ़ा रही है। दरअसल हमारा आचरण जो है, हमारा जो विरोध है, या जो हम किसी एक एजेंडे के तहत इस कार्य को कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं या बढ़ रहा है, उस कैंपेन में कमी है, उस गुणवत्ता में कमी है। वो कैंपेन ढंग से नहीं हो पा रहा है। अब इससे पहले देखिए, इससे पहले हम दो हमारे दो नाम के नारे थे, और उसके बाद में जो है हम दो हमारे दो पर कभी भी नियंत्रण नहीं हो पाया है। ये नियंत्रण स्वयं नियंत्रण भी है, ठीक है ना। ये जागरूकता का नियंत्रण भी है। जब पोलियो अभियान को देखते हैं तो उस पर सफलता का सबसे बड़ा कारण यह था कि लोगों को जागरूक किया गया। हम जब भ्रूण हत्या जैसे कानून पर, अपराध पर जो है बहुत बड़ा कानून लेकर आए, और उसको जो है उसको लोग जागरूक हुए उसके प्रति, ठीक है ना। एड्स जैसी बीमारी पर कहीं ना कहीं एक कंट्रोल जैसा दिखाई देता है, उसका कारण है लोग जागरूक हुए हैं। और जब तक हम सभी मिलकर जागरूक नहीं हो पाएंगे, एक सही कैंपेन नहीं चला पाएंगे, हम दो हमारे दो, अब हम तो दो हैं ही, और हम कहीं भी रह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि शादी ब्याह हमने की हुई हो, लेकिन हम दो और हमारे दो, ये नारे और इस तरह के जो नारे हैं उनसे बाहर निकलकर अब नए आज के युग का कोई एक कैंपेन चलाना पड़ेगा। आज के युग का एक जागरूक कैंपेन चलाना पड़ेगा। आज सोचना पड़ेगा कि अगर आज होगा तो क्या होगा। क्या ये सही रहेगा कि नर हो या नारी, संतान केवल 2 हमारी। मैं अगर नर हूं तो मेरी 2 ही संतान हो, चाहे वो 20 बीवियों से पैदा हुई हो या वो 1 बीवी से पैदा हुई, लेकिन संतान मेरी 2 ही, ठीक है ना। या अगर कोई नारी है तो उसकी भी, चाहे वो कितने भी शौहर हो उसकी, लेकिन उससे जन्म लिए हुए 2 ही औलाद हो, ठीक है ना। कुछ ऐसे नए अंदाज में, नए चीजों के साथ में, नए रुझान के साथ में, नए स्लोगन के साथ में, नए कैंपेन के साथ में हमें अब आने की आवश्यकता है। और ये जो बात आपने कही है
कि उत्तर प्रदेश का अगर कानून बनता है तो बिहार का भी उतना ही स्ट्रॉन्ग कानून बनना चाहिए, दक्षिण भारत के जितने भी प्रदेश हैं उन सब का भी उतना ही स्ट्रॉन्ग कानून बनना चाहिए, अगर ये स्टेट वाइज हो रहा है। लेकिन मैं इसका समर्थक नहीं हूं, ये पूरे देश के आधार पर होना चाहिए, होलिस्टिक कानून बनना चाहिए। और ये होलिस्टिक कानून जब तक नहीं बनेगा तो ये समस्या ऐसी रहेगी ज्यों की त्यों रहेगी। और जो भी इसका विरोध कर रहे हैं, मैं बिल्कुल प्रखर तौर पर इस बात को कहूंगा, क्योंकि मैं तो कलम का सिपाही हूं, मैं बड़ी छोटी सी और बड़ी आवश्यक बात कर रहा हूं। ये इसका जो भी विरोध करने वाले व्यक्ति हैं, पहली बात तो इसको विरोध करने की स्थिति में रखना नहीं चाहिए। जो भी कानून है उसका ड्राफ्ट केंद्रीय स्तर पर बनकर एक सही जगह पर, पोर्टल पर, कहीं जगह पर इसको लगाया जाए और वहां पर राय शुमारी की जाए, पहली बात। दूसरा, इसका जो भी विरोध कर रहे हैं उनके सवालों का जवाब तलाशा जाए, उनको बताया जाए, कैंपेन चलाया जाए। और जो विरोध कर रहे हैं दरअसल वो प्रकृति के विरोधी हैं, वो संसाधनों के विरोधी हैं, वो जन विरोधी हैं, वो राष्ट्र विरोधी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो सबसे बड़ी बात, इन तमाम चीजों को छोड़ दीजिए, वो खुद का ही विरोध कर रहे हैं। एक समय में उनको स्वयं को, जब परिवार के अंदर इतना बड़ा कुनबा परिवार होगा और इतना बड़ा कुछ होगा, जब संसाधन उनकी ही पूर्ति नहीं हो पाएगी, उनको ही शिक्षा नहीं मिल पाएगी, उनको ही स्वास्थ्य नहीं मिल पाएगा, उनका जीवन गुणवत्तापूर्ण नहीं हो पाएगा, उनको ही रोजगार और संसाधन नहीं मिल पाएंगे, तो फिर उस दिन वो जो ना वो सोचेंगे कि इतना बड़ा परिवार जो है हमें सोचना चाहिए था, नियोजन करना चाहिए था, इसकी योजना तैयार करनी चाहिए थी। ये क्षेत्रीय असंतुलन, जहां जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख चरित्र है, वो क्षेत्रीय संतुलन कानून के आधार पर नहीं होना चाहिए। एक होलिस्टिक कानून, एक सार्वभौमिक कानून की आवश्यकता इस देश के अंदर है, जो अभी तक भी नहीं सोचा गया है। इसको सोचने की आवश्यकता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने, विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, विभिन्न शोधकर्ताओं ने इस पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री जी ने भी चिंता जताई है, जो पिछली बार उन्होंने जो अपने संबोधन में कहा लाल किले के प्राचीर से कि जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। तो आप कहीं ना कहीं आप इस पर सारी बातें आप बता रहे हैं। मैं सूर्यकांत जी आपके पास एक सवाल लेकर ये आ रहा हूं कि जिस जनसंख्या की बात हो रही है, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ये आती है कि जो राजनीतिक दल हैं, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये बात तो तय है कि जो वो वोट बैंक, जो ये वोट शब्द है, ये बहुत बड़ा शब्द है इस देश के लिए। इसके लिए कुछ भी हो सकता है। पहले यहाँ आप देखिए धर्म, फिर जाति में उपजाति, और अब थोड़े दिनों बाद यहाँ पे ऐसी स्थिति हो जाएगी कि गोत्र पे भी राजनीति शुरू हो जाएगी। और कपिल जी इस बात से सहमत रहते हैं, वैसे मुस्कुराते रहते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि आने वाले समय में यहाँ गोत्र की राजनीति भी होगी। ये स्थितियां बन जाएंगी जिस तरीके से, जिस तेजी से हम जातिवाद में फंसते जा रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक जनसंख्या इसका एक कारण है। तो सबसे पहले क्यों ऐसा ना हो कि राजनीतिक दलों को ये सोचना चाहिए कि भाई 2 बच्चे अगर आपके हैं तो आप विधानसभा लड़ पाओगे, तो आप लोकसभा लड़ पाओगे। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को सबसे पहले पहल करनी चाहिए, शायद तब ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना और आसान हो जाएगा। सूर्यकांत जी, धर्म के आईने से नहीं देखना चाहिए, बस इतनी एक बात है जी। वो मुसलमान का उल्लेख करने पर पारसी है, यहाँ धर्म है, बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, जैन धर्म है, सभी तो धर्म है। इन धर्मों के मामले में तो कोई नहीं कह रहा है। कहाँ धर्म की समस्या है? एक विशेष धर्म ने इसे, जो कानून की समस्या है, उसे अपना हट बना लिया है, इसलिए उनका नाम लेना पड़ा मुझे। किंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण एक गंभीर विषय है। इसको लेकर जो सुझाव है लोगों के, उसके अनुसार सभी पक्षों की राय ली जाए, जनता की राय ली जाए, विद्वानों की राय ली जाए। उसके लिए एक ड्राफ्ट सरकार प्रस्तुत कर दे, अखबारों में छपे, सब जगह छपे, उसके ऊपर चर्चाएं हो और उसके बाद सरकार कानून बनाए। एक बात तो निश्चित है कि कोई भी बात सर्वानुमति से कभी तय नहीं होती। हमेशा ही कुछ न कुछ लोग विरोध में दिखाई देंगे। कौन सा कानून ऐसा है देश में बना हुआ जिसमें कोई विरोध न रहा हो? और इसलिए विरोध तो सब होगा। लोग डरते संजय गांधी के उदाहरण के कारण है कि संजय गांधी ने भी ये कानून बनाया और उसके कारण चुनाव में हार हुई, ऐसा एक समझ बनी है। किंतु
चुनाव वगैरह की राजनीति को बाजू में रखकर कानून को व्यवस्थित बनाया जाए और बाद में एक बार कानून बनाया, पारित किया लोकसभा ने, जैसा लोकसभा का नियम है बहुमत से पारित होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सत्य आज सूर्यकांत प्रजातंत्र में जी सूर्यकांत जी, एक सवाल आपसे ये ले रहा हूं कि सूर्यकांत जी, अगर आप देखें ये कानून तो पार्टियां अपने यहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून बना लें, चलिए चुनाव आयोग नहीं कर रहा, आप उस पर कुछ बता भी नहीं रहे कि चुनाव आयोग ऐसा करे, तो अगर राजनीतिक दल ये कहें कि भाई हम टिकट उन्हीं लोगों को देंगे जिनके 2 बच्चे होंगे, तो भी शायद बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये तो राजनीतिक दलों को पहल करनी चाहिए आगे आकर। ये देखो ना, कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीतिक दल चुनाव के नाम पर अगर प्रत्याशी के लिए 2 बच्चे अनिवार्य कर दे तो कितना बड़ा परिवर्तन होगा। जनसंख्या विस्फोट कहाँ है और हमारा ये छोटा सा उपाय कहाँ है। छोटे छोटे उपायों से बड़ा निष्कर्ष निकल जाता है ना, बड़ी चीजें हो जाती हैं। छोटे छोटे उपायों को लेकर ही एक व्यवस्थित कड़ा कानून सरकार बनाए, लोगों की राय ले, ये छोटे छोटे उपायों को प्राप्त कर ले, उसके आधार पर एक कानून बनाए और जो कानून बनाएगी उसे सख्ती से लागू करे। किसी प्रकार की ढील नहीं, न जाति के नाम पर न धर्म के नाम पर, और सजा होगी अगर किसी ने कानून का भंग किया है तो। केंद्र की प्रबल इच्छा शक्ति होगी तो तभी ये मामला हल होगा, अन्यथा ये मामला हल नहीं होने वाला है। ये मामला हल करना है तो केंद्र के पास प्रबल इच्छा शक्ति होना चाहिए और ये एक महासंकट है। बिल्कुल, ये महासंकट और इस पर बात होनी चाहिए। संजय जी, एक चीज बताइए आप, क्योंकि आज संजय स्क्वायर हैं आमने सामने दोनों तरफ, अगर हम देखें संजय जी, लगातार जिस बातों को करा जा रहा है, जब भी उत्तर प्रदेश के अंदर किसी कानून पर बात होती है तो सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की होती है। अगर योगी आदित्यनाथ जी कुछ भी बोल दें तो अगले दिन से उस पर इतनी चर्चा हो जाती हैं, चारों तरफ से हा हल्ला मच जाता है। ऐसा क्यों, कैसे देखते हैं आप इसे? और एक जो आरोप ये भी लग रहा है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि चुनावी वर्ष है, शायद इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की याद आ रही है। जी संजय जी। देखिए, अच्छा काम कहीं से भी शुरू हो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। पूरे देश में, पूरे राज्यों में परिवार नियोजन को लेकर विभाग हैं, वहां कार्यक्रम चलते हैं, वहां कर्मचारी हैं, राज्य की सरकार उनको धनों का आवंटन करती है। इसमें तो किसी को कोई शंका नहीं है, हर सरकार कर रही है। राज्यों में सरकारें विभिन्न राजनीतिक दलों की है, विभिन्न विचारधाराओं की हैं, लेकिन वे सब अपने राज्य में परिवार कल्याण के लिए, परिवार नियोजन के लिए विभाग भी चला रहे हैं, योजनाएं भी चला रहे हैं, कार्यक्रम भी चला रहे हैं। लेकिन इसके बाद जनसंख्या नियंत्रित नहीं हो पा रही है, यह भी एक सच है। ये दोनों सच है। इन दोनों सच के बीच में एक सच ये भी है कि हमारे एक समाजवादी पार्टी के मित्र जो मेरे पास बैठे हैं, वो कह रहे थे कि इसमें जो कानून बन रहा है वो कानून पर बहस होनी चाहिए। बहस का स्वागत है, आपके पास कोई विचार है उसको लेकर आइए। राज्य का विधि आयोग इसका अध्ययन कर रहा है, इस पर विचार कर रहा है, आपका स्वागत है। आपको लगता है और बेहतर कानून बनना चाहिए, और कड़ा कानून बनना चाहिए, संसद का अधिवेशन शुरू होने वाला है, आप आगे बढ़िए। देश के लिए, समाज के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए, बेहतरी के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव लेकर आइए कि केंद्र इस पर कानून बनाए, राज्य कानून बनाइए। ठीक बात नहीं है भाई, कुछ कदम आप तो आगे बढ़िए। आप केवल कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कैसे इस कानून को रोक दिया जाए, कैसे इसमें अड़चन पैदा कर दी जाए, कैसे इसमें जातियों को, धर्मों को आपस में सुलगा दिया जाए, ये जो मूल भावना है ना, ये इस पूरे अभियान को खोतरा करने की कोशिश है। इनकी चिंता, मैं जानता हूं इनकी चिंता कहां पर है। इनकी चिंता है मुस्लिम वोट बैंक को लेकर। शायद इनको जानकारी नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा जो मुल्क है जिसमें इस्लाम को मानने वाले लगभग 19 करोड़ लोग रहते हैं, इंडोनेशिया, वहां भी जनसंख्या के नियंत्रण के कार्यक्रम चल रहे हैं। और मैं इनको याददाश्त इनकी दुरुस्त कर दूं,
1983 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ उलेमा की एक मीटिंग होती है इंडोनेशिया में, और वो इस बात को तय करते हैं कि इस इंडोनेशिया के अंदर जनसंख्या को नियंत्रित किया जाना चाहिए। वो नियंत्रण के कार्यक्रम उस उलेमाओं की मीटिंग में तय करती है, और वो कहते हैं कि हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि परिवारों को उनके स्वास्थ्य के लिए नियंत्रित किया जाना चाहिए। अगर ये इंडोनेशिया में हो सकता है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता? नंबर 2 कंट्री जिसमें इस्लाम के सबसे ज्यादा माने जाते हैं, ईरान। ईरान में परिवार नियोजन को लेकर कार्यक्रम चल रहे हैं, उन्होंने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया है। ट्यूनीशिया 100% इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने इस कानून को लागू किया है, अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया है। तो मेरे भाई, अगर इंडोनेशिया में हो सकता है, ईरान में हो सकता है, ट्यूनीशिया में हो सकता है, अब तो टर्की में भी इसका कानून लागू हो गया, जहां से खलीफा निकला था तो वहां निकला है, तो उत्तर प्रदेश में होने में कौन सी कठिनाई है? यहां कौन सा पहाड़ टूट गया? जब आप थे तब आप भी परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाते थे, और पिछला चुनाव तो आपने उसी कांग्रेस के साथ लड़ा है जिसने इस कानून को इस देश में सबसे पहले लागू किया था। जब आप राहुल गांधी के साथ चुनाव लड़ रहे थे, ये वही राजनीतिक दल है जो परिवार नियोजन के कार्यक्रम को लेकर आया, तब आप उसके साथ चुनाव लड़ने के लिए चले गए, अब आप उसके कार्यक्रम से कन्नी काट रहे हैं। मेरा इनसे निवेदन है कि इसमें नकारात्मक आधार पर मत देखिए मेरे भाई। समाजवादी पार्टी के मित्र, आज वैसे ही उनकी स्थिति खराब है, पंचायत के चुनाव में हवा निकली जा रही है, शायद इसीलिए वो सही विषय पर तर्क नहीं करना चाहते। लेकिन अगर इस्लामिक राष्ट्रों में हो सकता है, अगर इस्लाम के मानने वाले इसे स्वीकार कर सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कौन सी कठिनाई है? कठिनाई केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। और मैं इनसे कहना चाहता हूं कि देश की बेहतरी के लिए, देश के विकास के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए, आगे बढ़ने के लिए, संसाधनों के सही इस्तेमाल के लिए आप भी आगे आइए। और आपका कोई विचार है, उसका स्वागत है, उसका अभिनंदन है, लेकिन इस देश को बचाने के लिए जो परिवार नियोजन की भावना योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में शुरू कर रहे हैं, उसके आगे आने की कोशिश मत कीजिए। यह देश आगे बढ़ना चाहता है, यह देश अपने नए कानूनों को लागू करना चाहता है, यह देश चाहता है कि बेहतरी के रफ्तार में दुनिया में सबसे आगे जाएं। उसके लिए जो कानून बनाने पड़ेंगे, जो नियम बनाने पड़ेंगे, जो व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी। बहुत सारी चीजें आपने बताई। हमारे साथ मतीन खान साहब भी जुड़े हैं। मतीन खान साहब, स्वागत है आपका नेटवर्क 10 में। जी मतीन जी, ये बताइए, जो जनसंख्या कानून को लेकर बात हो रही है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कितना जरूरी आज जनसंख्या कानून है? जी। तो बड़ा ज्ञान की बातें बता रहे थे। कौन से देश में किस तरह का कानून है, वहाँ की व्यवस्था क्या है, वो अलग की चीज़ है। फिलहाल मैं ये जानता हूँ कि 96 बीजेपी के जो है MP हैं, जिनके मोर देन 3 और 3 से ज़्यादा बच्चे हैं, और अभी करंट जो पार्लियामेंट है उसी में। और भारत का जो भारत की सरकार है, नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि साहब ये किसी भी तरह से जो है फैमिली प्लानिंग का काम नहीं किया जा सकता है। खैर, बेसिक बात ये है कि आप जैसा भी बता रहे थे, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। बेसिक चीज ये है कि इस मुल्क में 70% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, 30% लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं। दो चीज की वजह से जनसंख्या बढ़ती है, वो एक होता है इलिटरेसी, एक होता है सामाजिक इलिटरेसी। एक शैक्षिक इलिटरेसी होती है और एक सामाजिक इलिटरेसी होती है। दो तरह से आदमी जागरूक नहीं होगा तो बट नेचुरल है कि तादाद बढ़ेगी। आप इस तरह का फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं, लोगों को अवेयर किया जा सकता है। और बहुत जहाँ पर लोगों ने जो है इस काम को सख्ती से इम्प्लीमेंट किया, चाइना देश है जहाँ पर फैमिली प्लानिंग को बहुत सख्ती से किया गया, वहाँ इतनी भ्रूण हत्याएं हुई हैं कि जिसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। हर चीज के कोई ना कोई गलत नताइज होते हैं। आप देखिए कि जिस तरह से आप यहाँ पर आ जाएं, क्या नाम है आपके, दिल्ली के बराबर का राज्य है हरियाणा की बात आप कर रहे हैं। हरियाणा में देखिए कि कितने जो है मामला हुए कि वहाँ पर लड़कियों की तादाद कम हो गई। इसी तरह से अब अगर ये फैमिली प्लानिंग को सख्ती से इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर सपोज 2 बच्चे हो गए,
संजय जी भाजपा के जो प्रवक्ता जी बैठे हैं बता दें, अगर तीसरा हमल ठहर गया तो क्या करेंगे? अगर जो हमारे गांव गिराव में, कस्बात में, करिया में जो महिलाएं और रहते हैं, जो हमारे परिवार रहते हैं, 2 बच्चे के बाद अगर तीसरा बच्चा हमारा ठहर गया तो क्या हत्या करेंगे? क्या करेंगे? कोई ऑप्शन है? कोई उसका सॉल्यूशन बनाएंगे? हमारे जो मुस्लिम लीग के मतीन साहब कह रहे हैं, बेसिकली इंटेंशन इनका ये है कि नहीं, गांव का कस्बे में जो लोग हमारे ये तो एक सोशल वांछित लोग हैं, है मेरे जो भाई, इलिटरेट ये लोग अल्लाह की देन हैं, नहीं जो है। अनपढ़ लोग हैं, जो सामाजिक ताना बाना भाई, से दूर रहने वाले लोग हैं, उन भाई, पर ये चाबुक लगा जब- करके, उन पर ये सख्ती करके उनको जो है गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन मतीन भाई आप ये Basically बताइए कि ये- जनसंख्या नियंत्रण अगर होता है तो उसमें दिक्कत कहाँ है? क्या वो हम जनसंख्या गुलामी से नियंत्रण दूर होने के रहना बाद चाहते मैं एक बात मतीन जी, एक बात खाली यहाँ ले रहा हूं कि अगर जनसंख्या नियंत्रण होती है तो क्या वो भी धर्म के नाम पर होगी? क्या अस्पताल खुलेगा तो ये देख के इलाज करेगा कि ये इस धर्म का है, ये इस जाति का है? वो तो सभी के लिए है। संजय शिक्षा जी, मिलेगी मैंने तो ये बात सबको कही नहीं मिलेगी। कि किसी धर्म, ग्रामीण क्षेत्र में मुसलमानों की तादाद तो बहुत कम है। मैंने नहीं, तो यहाँ जो धर्म के बरादरान एंगल, वतन में उनकी बात आप कर रहा हूं। जनसंख्या पर धर्म के एंगल पर क्यों बात होती है? जनसंख्या की बात मैं तो वही की बात कर रहा हूँ, जो लोग सोशली बैकवर्ड हैं, जो लोग इलिटरेट हैं, जो लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, कम समझदार लोग हैं, उनको समझदार बनाने की जरूरत है। जो अनपढ़ है उनको पढ़ाने लिखाने की जरूरत है। समझदार तो जब भी हम बनेंगे ना अपनी जब संसाधन loyalty होंगे। को नहीं निभा पा रहे हैं। हम जो लोग महामारी में मर गए हैं, मतीन भाई हम बिल्कुल उनको जो है समय जलाने एकदम के लिए हमारा लकड़ी कम है नहीं क्योंकि आप आज थोड़ा लेट हमारे साथ जुड़े और मैं 2 मिनट बिल्कुल कपीश जी आपके पास केवल 2 मिनट के लिए, संजय भाई क्योंकि समय बिल्कुल नहीं बचा है, और कपीश जी आप 2 मिनट में अपनी बात रखिएगा। बात यह है कि जो धर्म का एंगल है वो क्यों बीच में लाया जाता है, ये एक सबसे बड़ा इसमें सवाल है। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण होगी तो सबके लिए संसाधन जो जुटेंगे वो कोई धर्म जाति हम कहेंगे उसे देखकर नहीं जुटेंगे, सबको बराबर शिक्षा मिलेगी उसमें, सबको बराबर स्वास्थ्य की सेवाएं मिलेगी उसमें। जी कपीश जी। संजय भाई, मैंने जब पहली बार ही अपनी बातें कही तो आपने देखा होगा कि मैंने सीधे कह दिया कि मैं बात गरीब की और अशिक्षा की करूंगा, मैं किसी जाति और किसी धर्म की बात नहीं करूंगा। लेकिन हमको लगता है कि संजय चौधरी जी पे धर्मांधता इतनी छाई हुई है कि उन्होंने हमारे पता नहीं किस एंगल को पकड़ लिया। मैं तो कोई बात ही नहीं कह रहा था, और ये जो रट करके निबंध आए थे उन्होंने सारे उड़ेल दिए। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं, आपने तो सब हमारी बातें कही हैं दोस्त, कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि मुसलमान को तुष्टीकरण समाजवादी पार्टी करती है और ये नीति, हम तो कह रहे हैं कि केंद्रीय नीति लाइए, सरकार आपकी है, आप कह रहे हैं कि आप आइए चर्चा कीजिए। अरे आप बुलाइए, बिल्कुल सर्वदलीय बैठक बुलाइए। श्रीमती सोनिया गांधी ने 4 पत्र हम लोगों की राय सुनवाई लेकर के कोविड काल में योगदान देने के लिए किया था, लेकिन आप लोग तो नहीं शामिल किए, ना सर्वदलीय बैठक किए। तो देखिए, आप सरकार में दायित्व तो आपका है, जवाबदेही आपकी है। हम तो आपको अपील कर रहे हैं, आप एक चिट्ठी लिखिए और हम लोगों को आमंत्रित कीजिए इस विषय पे। मैं सहृदय हम लोग शामिल होंगे और अपनी जो उचित राय होगी जनसंख्या नियंत्रण पे करेंगे। दूसरी बात, आपने तो खुद ही कह दिया कि मुसलमान जो है वो इस तरीके के फितरत का आदमी नहीं है, क्योंकि आपने टर्की से लेकर के और आपने इंडोनेशिया तक की बातें कह दी, आपने मलेशिया तक की बातें कह दी। तो आप हमें यह बताइए कि वो मुसलमान और ये मुसलमान में अंतर क्या है? सिर्फ अंतर इतना है कि चाहे हमारा शोषित वर्ग हो, मैं फिर धर्म नहीं कह रहा, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, या जो सवर्ण समाज में भी जो अशिक्षित रह गए हैं, उनके लिए जागरूकता का कार्यक्रम लाइए, उनको शिक्षित कीजिए, उनके हाथ को पावर्ड कीजिए। वो अगर आपके कानून लाने से अगर हो रहा होता तो दहेज प्रतिषेध कानून लागू हुआ देश के अंदर। मुझे बता दीजिए कि कौन व्यक्ति है, शायद 100 में 2 आदमी दहेज ना लेते हो। आज भी जिसके घर में लड़की पैदा होती है वो पढ़ाता भी है, उसको शिक्षा भी देता है, उसकी नौकरी भी लगाता है, लेकिन 4 पैसे उसकी औरत और वो स्वयं जोड़ता है कि हमको लड़की की शादी करनी है, उसको वाहन देना पड़ेगा, उसको गहना देना पड़ेगा। ये मैं आपको मार्मिक और सत्य बातें कह रहा हूं, मैं थ्योरी पे विश्वास नहीं करता, जो हकीकत है वो कह रहा हूं। अगर बाल विवाह आपने रोका है तो अवेयरनेस के प्रोग्राम पे रोका,
राजा राम मोहन राय से लेकर के और सारे ने जो प्रथा, सती प्रथा और जौहर प्रथा के विरुद्ध काम किया, वो भी जागरूकता से किया, कोई कानून नहीं लाना पड़ा। लेकिन आपको तो पॉलिटिकल टूल्स चाहिए। कपिल श्रीवास्तव ने ना किसी धर्म की बात की, ना कुछ। आप कहते हैं कि हम मुसलमान की बात कर रहे हैं। अरे भैया, हमने तो बात ही नहीं कही, ये तो सारी बातें आप कह रहे थे और मैं आपके बातों का जवाब दे रहा हूं। और दूसरी बात मैं स्वामी जी से भी कहना चाहूंगा, आप अपनी बात रख क्योंकि लीजिए, उन्होंने 8 बज योग्य गए। वस्त्र धारण किया है। सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि कोई भी आतंकवादी का धर्म नहीं होता है, किसी भी अपराधी का धर्म नहीं होता है, नक्सलवादी का भी धर्म नहीं होता है। और इस देश में आतंकवाद से कम और नक्सलवाद से ज्यादा लोग मरते हैं। वो कौन करता है? वो नक्सलवाद कौन करता है? स्वामी जी से जवाब लीजिए, उस पर पूछिए कि जनसंख्या की क्या नीति होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत तो सारी इस तरीके चीजें से हैं और देश इस की पर विभाजनकारी बात भी होनी चाहिए और अगली बार इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जनसंख्या पर बात जरूर होनी चाहिए और सबको मिलजुल कर हम कहेंगे इस पर कानून बनाना चाहिए। चलिए, आप सभी लोगों ने अपना समय में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। योगी आदित्यनाथ जिस तरह फैसले लेते रहे हैं, उससे उम्मीद जगी कि राज्य में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून सामने आएगा। जिस तरह आबादी बढ़ती जा रही है, उसके बाद इस दिशा में कोई कदम उठाया जाना जरूरी है। बेहतर है कि परिवार नियोजन से हटकर जनसंख्या नियंत्रण का कानून लोगों को व्यवहारिक लगेगा। यह भी बहुत बड़ा सवाल है और लगातार इस पर बातें हो रही हैं, लग रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए, इस पर बात भी होनी चाहिए, इस पर कानून भी आना चाहिए और लोगों को इस पर जागरूक भी करना चाहिए। इस चर्चा खास में इतना ही दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।